नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूनिट 4 में टॉपिक नंबर 4.3 पे आज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। 4.3 जो है आपका वो इट्स ऑल अबाउट कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्ड्स। तो कूलिंग टावर पे अभी हम स्टडी करते हैं, हम कूलिंग टावर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कूलिंग टावर का पर्पस ये होता है कि जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उस प्लांट में आपका कंडेंसर जो है वो कंडेंसर क्या करता है कि आपके रेफ्रिजरेंट को कूल करता है। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट्स में रेफ्रिजरेंट को कूल करने के लिए पानी यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। ठीक है, तो उस पानी को जैसे ही वो कंडेंसर को छोड़ता है तो उस पानी का टेम्परेचर भी फिर से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट की जो हीट है वो सारी हीट एब्जॉर्ब करके निकलता है वो पानी। तो उस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है। तो उस पानी को भी कूल डाउन करने के लिए आपको कूलिंग टावर की जरूरत वहां पड़ती है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि जो वाटर यूज किया जा रहा है कंडेंसर में उसको कूल डाउन करने के लिए आपको कूलिंग टावर की जरूरत है। ठीक है, जो कूलिंग टावर है उसका बेसिक प्रिंसिपल इवेपोरेटिव कूलिंग ही है। इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से डीपली समझा चुकी हूँ। तो क्या होता है कि अगेन यहाँ पे कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो कंडेंसर वाटर हॉट वाटर था उसे नोजल के थ्रू स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो एयर उधर से पास हो रही होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर है और पानी जो है आपका गर्म है वहां पे। ठीक है, एट द टॉप तो कूलिंग टावर के टॉप पे पानी आपका गर्म है। तो जब इन दोनों के मिक्सिंग होती है तो वही जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट, वहां से पानी की हीट लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं। तो उस इवेपोरेशन की वजह से वहां पे पानी जो है वो कूल डाउन हो जाता है आपका। ठीक है, और जो आपका एयर जो वहां से निकली है वो आपकी उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी कूलिंग है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स तो हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। सबसे पहले सरफेस एरिया जो है एक्सपोज वाटर का, एयर के साथ कितना एक्सपोजर है, उसका सरफेस एरिया कितना है, वो आपके टेम्परेचर ड्रॉप को अफेक्ट करेगा। क्योंकि वाटर का जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा टेम्परेचर ड्रॉप होता है। उसके बाद है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर हवा का कितना है वो भी आपके टेम्परेचर ड्रॉप को अफेक्ट करेगा। और वो फिर से डिपेंड करता है कि कौन से क्लाइमेटिक जोन में आपका कूलिंग टावर है। वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है वो भी आपकी टेम्परेचर ड्रॉप को अफेक्ट करेगी। वाटर इनलेट टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो कंडेंसर से निकल के कूलिंग टावर पे आ रहा है, वो भी टेम्परेचर ड्रॉप को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। और जो एयर फ्लो की और वाटर की एक दूसरे के रिलेटिव जो डायरेक्शन है वो कैसी है वो भी अफेक्ट करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हवा और पानी, ताकि उनका एक दूसरे के साथ कितनी हीट एक्सचेंज होगी वो उनके कांटेक्ट टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो टेम्परेचर ड्रॉप को अफेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि कूलिंग टावर में यूज की जाती है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि थ्योरेटिकली तो ये कहा जा सकता है कि जो वाटर है, कंडेंसर का आउटलेट जो वाटर है वो एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर तक हम कूल कर सकते हैं। जो एंटरिंग एयर है कूलिंग टावर में, जो एयर आ रही है उसके वेट बल्ब टेम्परेचर तक आप कूल कर सकते हैं, थ्योरेटिकली ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकल कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो टेम्परेचर है पानी का, जो आउटगोइंग टेम्परेचर है वो जनरली वेट बल्ब टेम्परेचर जो एयर का है उससे 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर
होता है, मतलब इतना आपको कूलिंग मिल जाती है, इस टेम्परेचर तक आपको कूलिंग मिल जाती है, ठीक है। और इसीलिए जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे पहले, इस स्लाइड से पहले वाली स्लाइड पे, वो सारा जो है वो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कूलिंग टावर जो है वो एक ऑप्टिमम एफिशिएंसी से वाटर को जितना कम से कम टेम्परेचर पे ला सकता है उतने कम टेम्परेचर पे ले आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कूलिंग टावर के लिए। तो कुछ कूलिंग टावर की टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए और कई बार पूछी भी जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेंज ऑफ कूलिंग टावर क्या होता है और कूलिंग टावर अप्रोच, ये दोनों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। तो रेंज ऑफ कूलिंग टावर हम देखते हैं क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर लीविंग द कूलिंग टावर इज नोन एज रेंज ऑफ कूलिंग टावर। तो सिंपल है कि जो कूलिंग टावर का वाटर एंटरिंग टेम्परेचर है और जो आउटलेट टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेंज ऑफ कूलिंग टावर है। लेकिन कूलिंग टावर अप्रोच जो है वो बता रही है कि जो आपका वाटर लीविंग टेम्परेचर है कूलिंग टावर का और वेट बल्ब जो टेम्परेचर है हवा का, उसके बीच का कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अप्रोच से आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो एयर का थ्योरेटिकली तो कह रहे थे कि एयर के WBT तक कूलिंग हो जाती है, लेकिन एयर WBT तक कूलिंग नहीं होती है। तो उससे कितना ऊपर कूलिंग हो रही है, कितना टेम्परेचर तक वो कूलिंग हो रही है, उसको आप कह रहे हो कूलिंग टावर अप्रोच, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि विंडवार्ड एंड लीवार्ड साइड ऑफ कूलिंग टावर क्या होता है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, तो इनको कई बार पूछी भी जाती है, इसलिए हम देख रहे हैं और इनको समझना भी जरूरी है जब भी हम कूलिंग टावर की बात करते हैं, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आप आगे जब टेक्निकल टर्म्स आएगी तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा, इसलिए बेसिक से हम शुरू करते हैं। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, मुझे हिंदी का इसका पता नहीं कि इन्हें क्या कहते हैं, तो आप हिंदी की बुक में इसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश टर्म्स जो है टेक्निकल, मेन टेक्निकल टर्म्स है वो इंग्लिश की याद रखें, बाकी लैंग्वेज आप हिंदी की लिख सकते हैं और एग्जाम में दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात कर रही हूँ तब मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो विंडवार्ड और लीवार्ड साइड देखते हैं हम। तो वो साइड जो जहाँ से एम्बियंट एयर जो है वो कूलिंग टावर में जाती है, उस साइड को तो हम कहते हैं विंडवार्ड, ठीक है। और उसके ऑपोजिट, मतलब जहाँ से जिस साइड से हवा जो एम्बियंट हवा जो अंदर गई थी वो बाहर निकल रही है, उसे हम कहेंगे लीवार्ड साइड ऑफ कूलिंग टावर, ठीक है। ये जो है वो इट वेरीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ एम्बियंट एयर इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। ये वेरी करेगा डायरेक्शन जो है एम्बियंट एयर पे, क्योंकि एम्बियंट एयर जो है वो हर सीजन में जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और जब भी हम इवैल्यूएशन करेंगे कूलिंग टावर की तो इन दोनों साइड को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है एयर की, अगर आपने कूलिंग टावर का साइड ढंग से नहीं देखा है, विंडवार्ड साइड कौन सा है, लीवार्ड साइड कौन सा है, तो आप गलत साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन कर लेंगे और आप आगे कैलकुलेशन में गलती कर देंगे। इसलिए ये बेसिकली आपको समझना जरूरी है, और ऑन साइड भी अगर जाते हैं तो भी इसको चेक करना जरूरी है कि विंडवार्ड साइड कौन सा है, लीवार्ड साइड कौन सा है, ठीक है। कूलिंग टावर कैपेसिटी मतलब वो कितना लोड, कूलिंग लोड वो दे रही है, ठीक है, कितना तक कूलिंग कर रही है, वो किस तरीके से मेजर करते हैं। तो वो इस तरीके से मेजर करते हैं कि किलो जूल पर आवर में अगर हम निकालें, आप यूनिट्स कोई ज़रूरी नहीं, किलो जूल पर सेकंड में निकालेंगे तो उसे किलो वाट कह सकते हैं, किलो जूल पर आर, किलो जूल पर आर आप किलो जूल पर सेकंड से निकाल ही सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में और हम देख लेंगे एक बार कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं।
ये जो कूलिंग टावर लोड होता है वो अगेन होता है MCP/dT। M मतलब मास फ्लो रेट ऑफ वाटर kg पर आवर में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर किलो जूल पर kg केल्विन में, और टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2 का MCP/dT। ठीक है। और T1 जो है वो टेम्परेचर ऑफ वाटर एंटरिंग द कूलिंग टावर है, और T2 जो है वो टेम्परेचर ऑफ वाटर लिविंग द कूलिंग टावर है। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये थी कूलिंग टावर की टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलिंग और कूलिंग टावर के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।